हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो ये हमारा ब्रांच है सक्सेस कोचिंग सेंटर जो कि 2010 से चलाया जा रहा है। यहाँ पे हम एसएससी की, रेलवे की, जेएसएससी की, बैंक की, डिफेंस की और साथ ही साथ में इन सभी के टेस्ट सीरीज भी करवाते हैं। ये जो ब्रांच है वो रांची के साथ साथ अब मांडर और बेड़ो में भी चलाई जाती है और इन तीनों ब्रांच में आपको आर्मी की तैयारी बिल्कुल भी मुफ्त करवाई जाती है, यानी आपको किसी भी तरह का कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। और एसएससी जीडी का जो कि हम जान रहे 2024 में एग्जाम होने वाला है, इसके लिए एक न्यू बैच लॉन्च किया गया है जो कि 1.5 मंथ यानी कि 1.5 मंथ तक चलेगी। और इस 1.5 मंथ में आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए गए हैं या तो फिर पैटर्न जो हैं वो आपको समझाया जाएगा, तैयारी करवाया जाएगा। और बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का 20 क्वेश्चन। ये जो 20 क्वेश्चन है पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, यानी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो तरीका है, ये जो मैं बताने वाला हूं, इसमें आपको मॉडरेट, इजी और टफ लेवल भी पता चलेगा। और तरीका ये है कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि सबसे पहले मैथ्स के इजी क्वेश्चन को टच कीजिए, फिर मॉडरेट क्वेश्चन को टच कीजिए, फिर जाकर टफ क्वेश्चन को टच कीजिए। कहने का मतलब है कि आप टाइम को ऐसे अरेंज कीजिए कि आप जो एग्जाम पैटर्न का जो तरीका है, मतलब 80 क्वेश्चन है, उस 80 क्वेश्चन को 1 घंटे में कम से कम 3 बार घुमा सको। चलिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी एक बार में निपट जाएगा, लेकिन रीजनिंग और मैथ को आप ट्राई करें कि कम से कम 3 बार अटेम्प्ट, मतलब 3 बार में अटेम्प्ट ले, यानी पहले इजी वाला कर लीजिए, फिर मॉडरेट, फिर आप कीजिए टफ वाला, ताकि आपको एक तरह से क्वेश्चन पता चल जाए कि इजी वाला क्वेश्चन छूट ना जाए। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि हम टफ क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं और इजी क्वेश्चन छूट जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं शंकु का टीएसए यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो हम बोले पाई का मान ले लीजिए 22/7, आर का मान है 7 और ये हो गया 7 प्लस कितना 12 यानी 12। तो 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 22 और ये 12 7 कितना हो गया 19, यानी 19 दूना 38 का 8 3, 19 दूना 38, 38 और 3 कितना 41, यानी 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। अखिल और रमन समान कार्य को 77 दिनों में कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रमोद उसी कार्य को पूरा कर सकता है। तो मैंने कहा कि प्रमोद, अखिल और रमन 14 दिनों में कार्य को खत्म करते हैं और अखिल और रमन मिलकर उसी कार्य को 77 दिनों में पूरा करते हैं। 77 दिनों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो मैंने कहा कि काम को इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 77 गुना कितना 2। तो हम बोले 7 दूना 14 2 में चला जाएगा और ये 2 बार में चला गया तो बचा कितना 11, ये कितना बार में 2 बार में, यानी इन तीनों का एफिशिएंसी आ गया 11 और इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है 2 है। तो हम बोले यहाँ जो प्रमोद छूटा हुआ है, इस प्रमोद का एफिशिएंसी कितना होगा। तो आप बोलोगे कि तीनों का मिलकर 11 था, इन दोनों का 2 है, तो इसका अकेले कितना रहा होगा। तो आप बोलोगे 9, किसका 9, यानी पी यानी प्रमोद का एफिशिएंसी आ गया 9, तो पूछा है प्रमोद उसी कार्य को पूरा कितना दिनों में करेगा। तो टोटल काम था कितना 7 दूना 14, 7 दूना 14 15/9, यानी वो उसको पूरा करने में लगाएगा 154/9 दिन। 154/9 दिन कहने का मतलब है घा, यानी जब भी हम वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, यानी कार्य को क्षमता से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा क्या देता है समय। अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं इसका देखिए एक थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर देता हूं इसके बारे में। देखिए, तो हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी, टाइम इंटू क्या एफिशिएंसी। अगर वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, यानी वर्क कहने का मतलब है कार्य बराबर समय गुना क्षमता, समय गुना क्या क्षमता।
अगर आपको समय निकालना हो तो आप W को किससे डिवाइड कर दोगे, E से, तो आपको क्या निकल जाएगा, T निकल जाएगा, T निकल जाएगा, T निकल जाएगा। और दूसरा चीज, अगर आपका टाइम कांस्टेंट हो तो W यानी वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एफिशिएंसी का। और अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट हो यहाँ पे कब, जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। और अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट हो तो वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, टाइम का। यानी अगर टाइम निश्चित है और अगर आपका एफिशिएंसी बढ़ जाए तो आप काम भी ज्यादा करोगे। उसी तरह अगर एफिशिएंसी सेम है और आपको ज्यादा टाइम दिया जाए तो आप वर्क ज्यादा करोगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलते अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। अचित 10% की छूट देकर 5000 अंकित मूल्य वाला एक सूटकेस बेच रहा है और यदि भुगतान नगद में किया जाता है तो आगे 10% की छूट और प्रदान करता है। ओके, एक ग्राहक ने अचित से सूटकेस खरीदा और उसे नगद में भुगतान किया तो उसने अचित को कितना राशि का भुगतान किया, तो मैंने कहा कि पहले 5000 था, 10% का छूट यानी उसको बेचेगा कितना, 9/10 पे, लेकिन नगद भुगतान करने पे 10% और एक्स्ट्रा छूट देगा, यानी फिर से हो जाएगा 9/10, तो 1 9 9 81 यानी 5 एकम 5 8 5 40 यानी इतना क्या रुपए, यानी 4050 रुपए यानी खान नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये जो 9/10 है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। पहले समझिए, अगर हम बोले 10% तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी 10 परिमेय में संख्या लिखा जाए तो ये हो जाता है कितना, 1/10। इसका मतलब हुआ कि 10 में 1 का कमी, क्यों, क्योंकि छूट दे रहा है, तो 10 में 1 का कमी यानी 9/10, इसी को कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर कहते हैं क्या, स्केलिंग फैक्टर। तो इससे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है जिसमें प्रति वर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या के 1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो यहां पे बात समझिए, 1/8वें भाग की वृद्धि होती है। कहने का मतलब यह है कि 8 पे 1 का वृद्धि, यानी पहले अगर पहला साल जनसंख्या 8 था तो अगले साल जनसंख्या में 1 का वृद्धि होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 9/8। तो ये क्वेश्चन है कि 64,000 था तो 2 साल में जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो 64 का ये हो जाएगा कितना, 9/8, क्योंकि 1 साल में 9/8 हो जाएगा। और फिर अगला साल चलेंगे तो फिर से 8 से 9 होगा, यानी ये 9 से क्या हो जाएगा, 9 से 8। तो हम बोले 8 8 64, ये एक बार में 9 9 81 हो गया, और 1 2 3 यानी 81,000 वो जो जनसंख्या है जो कि 64,000 था, वो 2 साल बाद 81,000 हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा है जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था। पानी की प्रतिशत हानि क्या है, शुरुआत में 240 था, बाद में हो गया कितना, 220। तो हानि कितना का हुआ, तो हम बोले 0 से 0 कैंसल, ये हो गया 12 और ये कितना हो गया 11। यानी हम देख सकते हैं कमी कितना का हुआ है, 1 का कितना पे, 12 पे, और 1/12 का मतलब होता है 8.33%। जैसा कि आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी करा गया है, तो ये हो गया 8.33%। अगर किसी को परसेंटेज निकालना नहीं आता तो मैं परसेंटेज के बारे में कुछ बता देता हूं। देखिए, परसेंटेज का मतलब हुआ पर का मतलब होता है 1, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी अगर कोई इंसान 100 पे किसी चीज का कंपैरिजन कर रहा है तो सीधा मतलब हुआ वो बात कर रहा है 1% का। कहने का मतलब है कि अगर कोई बोल रहा है कि हम बोले 100 में 1 का बात करना, यानी एक भीड़ है जिसमें 100 लोग हैं, उसमें से किसी एक पार्टिकुलर का बात करना ही कहलाता है 1%, ही कहलाता है क्या, 1%। उसी तरह कोई बोल दे कि 5% का मतलब क्या होगा, तो आप लिखोगे 5/100, यानी एक इंसान 100 में 5 का बात कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं 5/100। उसी तरह अगर हम बोले 20% का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना, 20/100, यानी कितना, 1/5। यानी कोई इंसान अगर बोल रहा है 100 में 20 का बात कर रहा है तो भी परसेंटेज कितना बात कर रहा है, 20% का। या फिर अगर कोई इंसान 5 में किसी एक का बात कर रहा है तो भी बात कर रहा है कितना का, 20% का ही बात करे। तो ये परसेंटेज का थोड़ा बेसिक था। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6।
एक दूध वाले ने 1630 रुपए में 90 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिलाया, 15 लीटर पानी मिलाया। यदि वह इसे इतना रुपए प्रति लीटर पे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 1630 रुपए में 90 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिलाया, तो हम बोले उसको कॉस्ट कितना पड़ा होगा, तो आप बोलोगे 1630 पड़ा होगा। अब उसका एसपी अगर निकाला जाए, एसपी निकाला जाए तो टोटल हो गया कितना, 90 प्लस 15, यानी टोटल दूध की मात्रा जो है 90 तो दूध था और 15 लीटर पानी मिलाया गया, तो ये हो गया टोटल 105। और हर एक लीटर का दाम है, हर एक लीटर का दाम कितना है, 19 रुपए। तो 19 पचे 95 और ये 1995, यानी एसपी हो गया 1995, एसपी हो गया 1995। तो हम देख सकते हैं कि सीपी था 1630, एसपी हो गया 1995। तो कितना का वृद्धि हुआ है आप देख सकते हो। तो आप बोलोगे कि 5 का 5 और 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में से 6 गया तो कितना, 3, यानी 365 का वृद्धि है कितना में, 1630 में। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो 100% से डिवाइड गुना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसल, यानी वैल्यू हो जाएगा 3650 बटा 163। तो कहने का मतलब है 163 बटा 365। अब अगर हम बोले कि कितना बार में जाएगा, तो 16 दूना 32, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 2 के साथ 163 में कौन सा आंसर है, तो दोनों के दोनों आंसर है। तो आगे चलते हैं। 16 दूना 32 हो गया, यानी 3 दूना 6, 16 दूना 32, 326 हो गया। तो 15 में से 6 गया तो 9 और यहाँ बचा कितना, 5 में से 2 गया तो 3 यानी 39 और कितना उतर गया, 0। फिर से हम बोले 16 दूना कितना चला जाएगा, 32, यानी 300 कितना, 326 और ये हो जाएगा 26 हो गया। तो 26 4 30 और 60 4 कितना, 64, यानी 64/163% हो जाएगा। 163% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी का 22.64/163% होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A4 माइनस B4, A² माइनस AB और A² प्लस B² का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो मैं पढ़ा चुका हूं कि चतुर्थ अनुपात क्या होता है। चतुर्थ अनुपात का मतलब आपके पास 4 नंबर है, A, B, C और क्या, D, A B C D। अगर आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है तो कुछ मत कीजिए, इस BC को आपस में गुना कीजिए, A से डिवाइड कर दीजिए, ये हमेशा चतुर्थ अनुपात ही देता है। तो हम बोले कि B को आप C से गुना कीजिए, यानी A² माइनस AB इंटू A² प्लस B² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A का पावर 4 माइनस B का पावर 4। ये हो जाएगा सीधा चतुर्थ अनुपात, ये हो जाएगा चतुर्थ अनुपात। तो हम बोले कि अगर इसको और ब्रेक किया जाए तो आप बोलोगे A कॉमन ले लेते हैं, A कॉमन आ जाएगा तो बचेगा A माइनस B इसके लिए, और यहां बचेगा A² प्लस B² और यहां पे ये देखिए A का पावर 4 माइनस B का पावर 4 है, A का पावर 4 माइनस B का पावर 4 है। तो हम बोले कि आप जानते हो A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A माइनस बी इंटू A प्लस बी। तो यहाँ पे 2 का जगह में 4 है, 2 का जगह में 4 है, तो ये हो जाएगा A² माइनस B² इंटू A² प्लस क्या, B², A² प्लस B²। फिर ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल होने के बाद जो आंसर बचेगा वो हो जाएगा A इंटू A माइनस बी और ये हो जाएगा A² माइनस B², A² माइनस B²। और A² माइनस B² का मतलब होता है A माइनस बी इंटू A प्लस बी, यानी A माइनस बी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, A बाय A प्लस बी, जो कि आंसर हो जाएगा। यानी A बाय A प्लस बी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ, यहां पे ये चतुर्थ अनुपात पूछा था। चतुर्थ अनुपात अगर कोई पूछ दे कि दूसरा अनुपात क्या होगा या तो तीसरा अनुपात क्या होगा, तो वो भी देख लीजिए कि अगर हमारे पास A और B है और पूछ लिया जाए तीसरा अनुपात क्या होगा, तीसरा अनुपात क्या होगा, तो हम लिखते हैं C इक्वल टू, मान लेते हैं C है, C बराबर क्या होगा, तो ये हो जाता है B² बाय A, B² बाय क्या हो जाता है, A हो जाता है। उसी तरह अगर A, B और C दिया हुआ है, A, B और C दिया हुआ है, या फिर A और C दिया हुआ है और पूछ दिया जाए द्वितीय अनुपात कितना होगा, द्वितीय अनुपात क्या होगा, द्वितीय अनुपात कितना होगा, तो द्वितीय अनुपात निकालने का तरीका है कि B² इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट AC, यानी B इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट AC। ये आपको रटना नहीं है। अगर मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको इस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो ताकि मैं इससे रिलेटेड सेशन ला सकूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
26-40 सेंटीमीटर क्यूब आयतन और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार पात्र के आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो हमारे पास पता है ये बेलन है, क्या है, बेलन। और बेलन का हम जानते हैं कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लेना है 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया हुआ है 21। ये इक्वल टू दिया हुआ है 2640। तो यहाँ देखिए 11 से अगर काटेंगे तो 11 दूना 22, ये हो जाएगा 11 दूना 22, 11 चौके 44 यानी 240, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा कितना 120। अगर हम 3 से 3 सते 21, 3 से 3 चौके 12 यानी 7 से 7 कैंसिल, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना 40। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 40। अगर आर स्क्वायर इक्वल टू 40 है तो मैं समझा चुका हूं कि आर बराबर हो जाएगा √40। अंडर क्या 40, आर बराबर √40। और मैं आप लोगों का क्लास में बता चुका हूं कि अगर ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट बाहर ना जाए, यानी बिना स्क्वायर रूट वाला का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो हम बोले 40 का नजदीक का नंबर ले लीजिए जो स्क्वायर में हो, तो 6 6 36, तो बचा कितना 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए और 6 दूना 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 यानी 6 प्लस और 1/3 का मतलब होता है 0.33%, यानी 6.33 आंसर होगा, यानी 6.32। ये अप्रोक्स आता है तो अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा कितना 6.32 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले पे। रानू एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है जबकि रूबी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। रानू ने शुरू करते हुए यदि वे एकांतर आधार पर एक दिन करके कार्य पूरा करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो मैंने कहा एक रानू है जो कि 10 दिनों में कर सकती है, और रूबी जो है वो 15 दिनों में पूरा कर सकती है। रूबी जो है 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तो रानू 10 दिनों में, रूबी 15 दिनों में। तो मैंने कहा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 30 हो जाएगा। तो 10 तिया 30 और 15 दूना कितना 30। तो मैंने कहा दोनों मिलकर काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए रानू से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर आधार पर एक दिन करके कार्य करते हैं तो कितना दिनों में होगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर रानू पहला दिन काम की तो सेकेंड दिन कौन काम करेगा, रूबी काम करेगी। यानी 2 दिन का, अगर हम 2 दिन का एफिशिएंसी पूछे तो आप बोलोगे कितना है 5 है। 2 दिन का एफिशिएंसी कितना है 5 है। अब बताइए 5 एफिशिएंसी 2 दिन का है और काम करवाना है कितना 30। तो बताइए अगर एफिशिएंसी 5 है 2 दिन का, काम करवाना है 30, तो हम बोले 6 से यहाँ गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30 काम। कितना काम हो जाएगा 30 काम। अगर यहाँ पे 6 से गुना किए हैं तो आप 6 से यहाँ भी गुना करोगे, यानी 6 दूना कितना 12 क्या दिन। 12 दिन कहने का मतलब है खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ। आगे है कि माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है, उनके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। 1/9 है। पति से 6 वर्ष छोटी है। पत्नी जो है पति से 6 वर्ष छोटी है। परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। एक बात बताइए, यहाँ देखिए माता पिता की औसत आयु कितनी है 24 है। अगर माता पिता की यानी फादर का और मदर का औसत आयु अगर 24 है तो हम बोले उसका सम कितना होगा, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। 24 दूना 48। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पति की आयु क्या 1/9 बच्चा है, और पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। पत्नी अगर पति से 6 वर्ष छोटी है तो 6 हटा देंगे तो 42, यानी 21 दूना 42 और 21 6 कितना हो जाएगा 27, यानी फादर का 27 हो जाएगा। तो मदर का आपका कितना होने वाला है 21 हो गया, 21 हो गया, तो ये 27 हो गया और ये कितना हो गया 21। कैसे देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, इस 48 में से 6 को हटा दीजिए, तो 48 में से 6 चला गया तो आप बोलोगे 42 हो गया। कितना हो गया 42। अगर 42 को इक्वल डिवाइड करें तो ये 21 और ये भी कितना 21। लेकिन 6 साल कौन बड़ा है, पति 6 साल बड़ा है, तो 6 साल इसमें जोड़ देंगे तो 21 और 6 कितना हो गया 27, और मदर का कितना हो गया 21, मदर का 21। अब उसका जो बेटा है वो उनके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। पति की आयु का 1/9 है, पति का आयु का 1/9 है, तो हम बोले सन का एज हो जाएगा 27/9, यानी 9 तिया कितना 27, 3 साल, यानी 3 साल। अब पूछा है कि परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, ये 27 है और 27 और 3 30 हो गया, 30 20 50 1 51, यानी सम हो गया कितना तीनों का 51। अगर सम 51 है और हम पूछे एवरेज कितना होगा 3 लोगों का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो यानी 17। इसका क्या हो जाएगा आंसर 17, यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। पी एक वृत्ताकार ट्रैक के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है और आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। यदि वे एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 PM पर चलना शुरू करते हैं
तो वे उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय पर मिलेंगे, उसी दिन किस समय पर मिलेंगे। उसी दिन किस समय पे मिलेंगे। तो यहां पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और पूछा जाए कि उसी समय किस दिन मिलेंगे या तो उसी समय में, कहने का मतलब है अगर हम यहां से शुरू किए ए और बी, ए भी इधर से चल रहा है और बी भी इधर से चल रहा है, और पूछा जाए कि वे यहां पर आकर कब मिलेंगे, तो आप कुछ मत कीजिए, उसका एलसीएम ले लीजिए, यानी 12 का और 18 का एलसीएम होने वाला है 36। 12 और 18 का एलसीएम कितने वाला है 36, यानी 36 मिनट बाद सबसे पहले वो मिलेंगे, यानी 36 मिनट के बाद ए और बी फिर से यहीं पे होंगे। 36 मिनट बाद ए और बी यहां पर होंगे। अगर 36 मिनट बाद यहां पे होगा तो हम बोले ये 12:30 था, 30 पीएम था। अगर हम इसमें 36 ऐड कर दे तो 1:06 होगा। क्या 1:06 का ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं है। तो हम बोले अगर 36 मिनट बाद यहां मिलेगा तो फिर से 36 मिनट के बाद फिर यहां मिलेगा, फिर से 36 मिनट के बाद यहां मिलेगा, यानी जितने बार 36 मिनट का अंतराल होगा वो लोग दोनों यहां पे मिलेंगे। यानी अगर 36 फिर से ऐड कर दिया जाए तो 36 दूना 72 हो जाएगा, यानी कितना 72, 1 घंटा 11 बजकर कितना हो जाएगा 11:32, सॉरी 1:32। तो 1:32 का भी आंसर नहीं है, तो हम बोले फिर से एक बार 36 ऐड कर देते। तो हम बोले 6 तिया 18 का 8, 3 तिया 9 और एक कितना 10, यानी 108 मिनट। और यहाँ भी 30 है तो यहाँ भी 30 जोड़ देंगे तो 8, 3, 1, यानी 138 मिनट। अगर 138 मिनट है तो 60 दूना 120, इसका मतलब हुआ 2 घंटा प्लस 18 मिनट, 2 घंटा प्लस 18 मिनट, यानी 12 से 2 घंटा और जाएंगे तो 2:18 हो जाएगा, यानी 2:18 मिनट। क्यों? क्योंकि पहले बार मिला था 2:30 में और 2 घंटा और ऐड करेंगे तो 2:18 मिनट। तो 2:18 मिनट का मतलब हो गया का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 30 यहां पे था, 108 कर दिए थे, 30 ऐड किए थे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। a³ प्लस ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी और इतना का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर आपके पास ए बी सी और डी है और पूछा जाए चतुर्थ अनुपात बताइए, तो कुछ मत कीजिए, इस बी सी को गुना कर दीजिए और ए से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और अगर कोई बोले तृतीय अनुपात बताओ, तो कुछ मत कीजिए, इस बी स्क्वायर को लिखिए और ए से डिवाइड कर दीजिए। और अगर कोई बोल दे कि दूसरा अनुपात बताओ, यानी बी बताओ, तो बी निकालने का तरीका है कि बी स्क्वायर इक्वल टू √AC हो जाता है। तो ये हो गया दूसरा अनुपात, ये हो गया तीसरा अनुपात, ये हो गया कौन सा, चौथा अनुपात। तरीका भी आप लोगों को पता है, कभी मैं क्लास ले लूंगा इसके बारे में। तो क्वेश्चन था हमारा a³ प्लस ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए यहां देखिए, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म वो है, तो दूसरा को तीसरा से गुना करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे ए क्यूब नहीं होगा, अच्छा ठीक है शायद, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a³ प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अगर मैं बोलूं यहां से a कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर ये ए बी प्लस ए बी स्क्वायर हो गया ए कॉमन लेने के बाद, तो चलिए एक जगह लिख ही देते हैं, यहां की जगह में, चलिए यहां लिखिए। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, जगह ही नहीं है, चलिए देखिए। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए यहां से कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यूब था। तो ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी बाय ए प्लस बी बाय क्या ए। तो ए प्लस बी बाय ए प्लस बी बाय ए, अगर ए प्लस बी बाय ए को और तोड़ा जाए तो ए का हो जाएगा 1 प्लस बी बाय क्या ए, 1 प्लस बी बाय ए। तो 1 प्लस बी बाय ए, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छा ये हो गया था समझाने के लिए। अगला है, एक कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। ओके, उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, सबसे पहले देखिए मैं पढ़ा चुका हूं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बात को समझिएगा, अगर मैं बोलूं
कि उसी दूरी को कहने का मतलब है अगर दूरी कांस्टेंट कर दिया जाए, दूरी कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, अगर ये फिक्स हो गया तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/टाइम का। कहने का मतलब है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का, यानी कोई स्पीड बढ़ाएगा तो वही दूरी जाने में उसको कम समय लगेगा। तो यहां पे देखिए पहले वह टाइम लेता था 5 घंटा, अभी कितना ले रहा है 2.5 घंटा। तो हम बोले रेशियो ले लीजिए, तो ये 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 25 एकम 25, अब 25 दूना कितना 50, यानी टाइम का रेशियो हो गया 2:1, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1:2। तो क्वेश्चन है कि पहले इसका स्पीड था 30 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 का मान है 30 है, तो 2 का मान कितना होने वाला है, तो बोलोगे 60, यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। यदि 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है, तो जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ब्याज दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। तो जल्दी बताइए 12% का मतलब होता है 4 तिया 12, 4 25 100, यानी 3/25। अगर पूछा जाए 12% का फ्रैक्शन बता दिए तो आप बोलिएगा 3/25, यानी ये हुआ कि 25 पे 3 का इंटरेस्ट, तो बोलोगे नंबर हो गया 28/25। तो हम बोले कि 28/25 और ये भी 28/25, क्यों? क्योंकि 2 साल पे इंटरेस्ट पूछा है, 2 साल पे। तो हम बोले 25 से होता है 625, 25 625, और 28 से होता है 784। तो हम बोले कि 625 से पैसा कितना हो गया 784, 625 से 784। तो हम बोले कितना का इंटरेस्ट मिला होगा, तो आप बोलोगे 14 में से 5 गया तो 9, और 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, और ये 1, यानी 159 का इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट 159 का इंटरेस्ट है कितना में 625 पे, और 159 का मान दिया हुआ है 1908। अगर हम 10 बार ले तो 15 बार में नहीं जाएगा, 11 बार में भी नहीं जाएगा, 12 बार, 12 में 108, 15 125। हाँ, ये 12 गुना है। ये कितना गुना है 12 गुना। 159 को अगर 1908 बनाना है तो 12 से गुना कर दीजिए, तो ये भी नंबर 12 से गुना हो जाएगा, 12 से गुना हो जाएगा, 12 से क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। तो 12 25 60 का 0, 6, 12 दूना 24, 24 और 6 कितना 24, और 6 30 का 0, हाथ में चल 3, 12 6 72, 72 और 3 कितना 75, यानी आंसर हो जाएगा 7500, यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 140 होता है और उनका महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 28 और 168 है, तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्या होता है। मैं बोल रहा हूं कि HCF दिया हुआ है 28, HCF कितना दिया हुआ है 28, और LCM कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 168। जो मैं कह रहा हूं वो समझिएगा। अगर मैं बोलूं इस एलसीएम में HCF का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे होगा। बात को समझिए, मैं समझा देता हूं पहले। मान लीजिए एक 8 है और मान लेते एक कितना 48 है। एक 8 है और एक 48 है। मैंने कहा आपके पास एक नंबर है 8 और एक नंबर है 48। 8 है और क्या है 48 है। अगर मैं बोलूं इसका HCF बता दीजिए कितना होगा, तो आप बोलोगे 8 होगा, और अगर मैं LCM पूछ दूं इसका कितना होगा, तो आप फिर से बोलोगे कि कितना होगा 48 होगा। LCM कितना होगा 48 होगा। अब बात को समझिए, अगर इस LCM में HCF हटा दें, यानी 8 छक 48, ये इसका HCF था, इसको हटा दिए। अब ये जो 6 बचा, याद रखिएगा ये 6 हमेशा को प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है। अब बोलोगे को प्राइम क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। को प्राइम कहने का मतलब है ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर यानी HCF 1 हो। तो हम बोले 6 का मतलब हुआ या तो आप इसको 3 गुना 2 लिख सकते हो फिर भी 6 बनेगा, या फिर 1 गुना 6 लिख सकते हो। क्या इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो? तो नहीं। तो अगर आपको फिर से वो नंबर पे जाना है तो इस HCF को 8 को 1 से गुना कीजिएगा 8 आ जाएगा, फिर 8 को 6 से गुना कीजिएगा 48 आ जाएगा। यानी ये हुआ कि जो LCM में HCF का फैक्टर हटाने के बाद जो नंबर बचता है वो 2 को प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है। 2 को प्राइम नंबर का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो हम बोले अगर 28 हटा दे तो बताइए कितना होगा? तो हम बोले 28 है तो कितना बार में चला जाएगा?
ये 7 बार में 37 38 56 7 में 6 बार में चला जाएगा। तो हम बोले 28 गुना 6 हो जाएगा। 28 गुना क्या हो जाएगा 6। ये जो 28 हटा देने के बाद ये जो 6 बचेगा वो 2 को प्राइम नंबर का मल्टीपल बचेगा। यानी या तो को प्राइम नंबर 2 और 3 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, या फिर 6 गुना 1 हो सकता है। 6 गुना 1 हो सकता है। अब 6 गुना 1 हो सकता है, लेकिन उसका योग जो 140 है। अब एक बात बताइए, अगर मैं ये ले लूं तो 2 और 1 3, 3 हो 3 2 5, 5 को 28 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 8 5 40, यानी 140 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर इसमें देख लूं तो 6 1 7, 7 को गुना करेंगे तो 7 दूना 14, यानी 140 से भी बड़ा आ जाएगा। कहने का मतलब बस इतना था कि वो जो नंबर होगा वो होगा 2 और 3। अब बोला है तो संख्याओं के बीच का पूर्ण अंतर क्या होगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितना का है? 1 का। और 1 का मान यहाँ 28 है, तो इसको 28 से गुना कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा कितना? 28, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। यदि y का x% 90 के 2/3 के बराबर है तो xy का मान क्या होगा? तो इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। y गुना x% यानी x/100 इक्वल टू 90 का 2/3, 3 एकम 3, 30 3 90, 3 दूना 6, यानी 6 और 2 जीरो उतार देंगे तो xy का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6000। तो इसका आंसर कितना हो गया? 6000। बाकी का सोल्यूशन आगे देखते हैं। यदि 45 और 50 छात्रों वाले 2 बेंचों के औसत अंक 78 और 65 है तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू पूर्णांक में ना देकर पूरा का पूरा वैल्यू दिया है, तो हम भी पूरा का पूरा ही वैल्यू निकालेंगे। और वो तरीका होगा सबसे बेसिक तरीका, जो कि बेकार तरीका होता है, चलिए यूज कर लेते हैं फिर भी। 45 है और ये 50 है। 2 बेंचों के औसत है 78 और 65, यानी इसका एवरेज है 78, ये इसका एवरेज है कितना? 78, और इसका एवरेज कितना है? 65। तो पूछा है सभी छात्रों के औसत अंक बताइए। तो हम बोले औसत निकालने का तरीका है कि आप एवरेज को इससे गुना कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए, और टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो हम बोले ये हो जाएगा 78 गुना 45 प्लस 50 गुना 65, और डिवाइड हो जाएगा 5 4 9, यानी 95। एक चीज तो क्लियर हो गया कि 19 का मल्टीपल 19 25 95 होता है, यानी ये चीज क्लियर हो गया, या तो गा आंसर होगा या तो खा आंसर होगा। तो चलिए देख भी लेते क्या होगा। अगर 5 से डिवाइड कर दें तो 19 25 95, 5 9 45, 5 से गुना कर दे तो 13 25 65, यानी 13 हो जाएगा। 9 से 9 8 72 का 2 कैरी 7, और 9 7 63, 63 और 7 कितना? 70, प्लस ये 13 25 65, यानी 650 बटा कितना? 19, यानी 2 5 6 7 13 बटा 19, यानी 1352 बटा 19, 1352 बटा क्या? 19। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:3 के अनुपात में होने पर प्रतिशत हानि कितना है? तो हम बोले, यहाँ देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है, 5 3 है, कमी कितना का? 2 पे, कितना है? 5 पे। 5 का मतलब कितना? 20%, और 20 होना कितना? 40%, यानी घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप देख सकते हो। 2 का कमी है 5 पे, तो 1/5 का मतलब 20 दूना कितना? 40%। अगला है, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से क्या a और b का योग नहीं हो सकता है? तो बोला है a भी अभाज्य संख्या और b भी अभाज्य संख्या है, तो उनका योग क्या नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा नंबर 6 है, तो हम बोले 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद क्या हो जाता है? 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद जो अभाज्य संख्या होगा वो 7 होगा, यानी इसका तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 संख्याओं का योग लाना था। अब एक बात बताइए, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 6 आएगा क्या? नहीं आएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा क्या? वो आएगा क्या? नहीं। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, वो आएगा क्या? नहीं। तो हम बोले इसका आंसर हो जाएगा क्या? घा नंबर। बाकी आप सब में ला सकते हो। अगर हम बोले कि 11 में से 3 जोड़ दें और ये दोनों आपस में अभाज्य संख्या 14 आ जाएगा। अगर बोले 2 में से 5 जोड़ दें, 2 में 5 जोड़ दें, 10 का है, सॉरी। तो हम बोले 3 में 7 जोड़ 2, तो ये दोनों आपस में अभाज्य संख्या है, लेकिन जोड़ने पे 10 आ रहा है। अगर 28 है, तो अगर हम बोले कि 17 और 13 जोड़ दीजिए तो 17 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी 6 के अलावा सभी संख्याओं का सम आ सकता है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी 2 को छोड़कर किसी भी 2 अभाज्य संख्या का सम हमेशा इवन नंबर होता है। याद रखिएगा, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या, मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का सम हमेशा क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन काफी इजी था, कंपैरिजन ऑफ क्या? कल का।
एक दुकानदार अपने स्टोर की प्रत्येक वस्तु पर 18% छूट देने की घोषणा करता है। इतना रुपए लागत वाली एक वस्तु के लिए ग्राहक को कितने मूल्य रुपए निकटतम में पूर्णांक में भुगतान करना चाहिए? तो हम बोले 5583 था, 5583 था, 18% डिस्काउंट। 18% डिस्काउंट कहने का मतलब है, हमारे सर आ गए हैं, उतर गए, फॉर्म में भी आने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। 18% का मतलब हुआ 2 9 18, 18% का मतलब हुआ 2 से काटेंगे तो 9 बटा कितना 50, 9 बटा 50, यानी आपका 9 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो बचेगा 41 बटा कितना 50, 41 बटा 50। तो अब हम इसको गुना करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चूंकि ये पूर्णांक में है, अगर ये पूरा का पूरा वैल्यू दिया रहता तो हम डिजिटल सम लगा सकते थे, लेकिन यहां पे डिजिटल सम नहीं लगेगा, गुना करना पड़ेगा। तो चलिए गुना करते हैं। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 8 एकम 8, 4 तिया 12, 12 और 8 20 का 0, कैरी कितना 2, 5 एकम 5 और 8 चौके 32, 32 5 37, 2 38, 37 और 2 कितना 39, सॉरी 37 2 39 का 9, कैरी 3, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20 5 25, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20 5 25, 25 का 3 कितना 28 का 8, कैरी कितना 2, और बचा 4 5 20, 20 का 2 कितना 22, 22 बटा कितना 50 बटा 50। एक पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 10 से डिवाइड करना 5 से, तो ये चला जाएगा 5 चौके 20, 28 हो गया, 25 25, 3 हो गया, 5 7 35, 4 हो गया, 5 40। अब पॉइंट के बाद का नंबर काउंट नहीं कर रहे हैं, तो 4578, सॉरी 4578, यानी घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज देख चुके हैं कि आज का क्वेश्चन कैसा था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।